वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी सीरीज है आर्थिक सर्वेक्षण की हिंदी माध्यम में, उसको मैं यहां पर आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। डायरेक्टली टॉपिक पे आएंगे। ऐसा ही सेम वीडियो आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा और ये आपको सारे एग्जाम्स के लिए फायदेमंद है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो या स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या कोई वनडे एग्जाम है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, इसमें जो डेटा होता है कंक्लूजन होता है। इसमें बजट में क्या होता है कि हम वहां पर जो है आकलन लगाते हैं, है ना। वहां पर एक जो आप देखेंगे तो एजम्पशन है वो आपका। तो यहां पर बताया जा रहा है जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 22 जुलाई 2024 को 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है यहां पर पेश किया। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसको रेडी करता है, ये आप लोगों को पता होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने जो बजट सेशन था हमारा, उसके पहले दिन लोकसभा में इसको पेश किया था। अब इसके अनुसार बताया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया है, स्क्रीन टाइमिंग, जो ज़्यादा लोग जो है स्क्रीन पे जो अपना टाइम व्यतीत करते हैं, और जो लोगों की खाद्य आदतें हैं, जो बैड या खराब जो खाद्य आदतें हैं, उनको बड़ी समस्याओं के रूप में उन्होंने चिन्हित किया है। नॉर्मल से फैक्ट है, यहां पर हमको फोकस करना है। इसके बाद मुख्य जो कोर जो इन्फ्लेशन है, मुख्य मुद्रास्फीति दर, उन्होंने बोला काफी नियंत्रण में है, लेकिन कुछ जो है विशिष्ट खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर बढ़ी हुई है, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है कोविड के टाइम से लेकर अभी तक। जो 2024 का वित्त वर्ष है, इसमें व्यापार घाटा वित्त वर्ष जो 2023 था उसकी तुलना में कम था। व्यापार घाटे की बात कर रहे हैं। यहां पर जो चालू खाता घाटा है सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7% है। आर्थिक सर्वेक्षण में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उनके अनुसार टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे, वहां पर नौकरियां वहां पर सृजित होंगी। इनमें एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट भी शामिल हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एआई का यूज आ रहा है लगातार जो है कंटेम्पररी वर्ल्ड में। आर्थिक समीक्षा में जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। बिल्कुल ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका डेटा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है, इसमें रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 8.2% रही है ना। रियल की बात कर रहे हैं। रियल और नॉमिनल में क्या फर्क होता है कि जो नॉमिनल होती है उसको हम किससे देखते हैं, करंट ईयर में, और वास्तविक जो जीडीपी वृद्धि दर होती है वो आपका आधार वर्ष से देखा जाता है। ये 4 तिमाहियों में से 3 तिमाहियों में 8% से अधिक रही है। रिटेल लेवल पे अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो उसकी जो दर है उस पर सटीक प्रशासनिक और मौद्रिक नीतियों की वजह से वित्त वर्ष 2024 में इसमें ऋणात्मक वृद्धि देखी गई, ये घट गई और 5.4% के स्तर पर आ गई थी। ये सरकार की यहां पर क्या बता रहे हैं, सरकार के द्वारा जो अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए उसके कारण महंगाई कम हुई है, इनका कहना है। 8.2% की जो आर्थिक विकास दर है उसमें 9.5% जो 9.5% है वो औद्योगिक विकास दर है और उसका व्यापक योगदान रहा है। ये बढ़िया है। सेकेंडरी सेक्टर का हमारे यहाँ अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, क्यों? तो क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है। 29 राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पर महंगाई दर जो है 6% से कम रही। अब उर्जित पटेल कमेटी बनी थी, उसने बोला था इन्फ्लेशन को 4+2 और उन्होंने बोला था 4+2 -2 की बेल्ट में रखना है। ठीक है, तो ये बता रहे कि भैया 6 से कम रही। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 में महंगाई दर के घटकर 4.5% पर आने का अनुमान लगाया है। 2023 में विदेश से 120 अरब यूएस डॉलर की राशि स्वदेश आने के साथ ही भारत विश्व भर में इसका सर्वाधिक प्राप्तकर्ता देश रहा है। यह आपका रेमिटेंस है। ठीक है, अमृत काल में जो है 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जो है फोकस एरिया बनाया गया, जिसमें निजी निवेश को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमारे यहां बहुत सारे अवसंरचनागत प्रोजेक्ट रन किए जा रहे हैं। एमएसएमई का विस्तार करना, क्यों करना? क्योंकि रोजगार सघन क्षेत्र है ये हमारा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। कृषि को विकास इंजन बनाना, क्यों? क्योंकि 50% पॉपुलेशन आज भी हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संलग्न है। और जीडीपी का जो योगदान है, जीडीपी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का जो आपका योगदान है वो कितना है? 15% लगभग। तो ये विषमता खत्म करना है, इसलिए इसको प्राथमिकता में रखा गया है। हरित बदलाव योजना का वित्त पोषण, क्यों? क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी की, और टेक्नोलॉजी जो है वो कैसी है, वो उसके लिए वो बहुत महंगी है, कॉस्टली है। तो उसके लिए वित्तीय सहायता। शिक्षा व रोजगार के बीच में खाई को पाटना, क्या कि भैया शिक्षा तो ले लिया आपने, डिग्री है आपके पास, कौशल विकास आपका हुआ नहीं, तो आपको रोजगार मिल नहीं रहा है। ठीक है, राज्यों का क्षमता निर्माण करना, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग।
भारत ने जलवायु कार्यवाही और ऊर्जा दक्षता के मोर्चे पर भी अच्छी प्रगति की है। गैर जीवाश्म स्रोतों से 45.4% का अधिष्ठापित जो विद्युत का है उत्पादन वहां पर हुआ है। ठीक है, भारत ने आर्थिक विकास को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से अलग किया है। 2005 से 19 के बीच जीडीपी वृद्धि दर 7% रही, जबकि उत्सर्जन दर जो है 4% रही है। तो हमने भैया ज्यादा पॉल्यूशन नहीं किया है। गिनी कोफिशिएंट हमारे यहाँ घट गया है। गरीबी को देखने के लिए, विषमता को देखने के लिए जो है इसको देखा जाता है। यह सामाजिक क्षेत्र संबंधी पहलों से असमानता में कमी को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक बात है। इकोनॉमी की जो हमारी कोर सीरीज है उसमें मैंने बहुत अच्छे से इन सब चीजों को आपको समझाया है। 34.7 करोड़ से भी अधिक आयुष्मान भारत कार्ड जो है सृजित किए गए हैं। कल्याणकारी राज्य के ये क्या है, आपकी विशेषता है। इसमें स्वास्थ्य का लाभ दिया जा रहा है। जब शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ देंगे तभी मानव संसाधन का विकास होगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको जोड़िए। अस्पतालों में 7.37 करोड़ भर्तियों को कवरेज किया गया है उनका। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 22 मानसिक जो विकार हैं उनको भी कवर किया जाता है। R&D में त्वरित प्रगति। वित्त वर्ष 2024 में 1 लाख पेटेंट को मंजूरी दी गई है। अच्छा फैक्ट है। इन फैक्ट्स को रखिएगा आप अपने पास। प्रीलिम्स के हिसाब से भी मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाते हैं ये फैक्ट्स आपको। ठीक है, वित्त वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 25,000 से भी कम था। ईपीएफओ के पेरोल में शुद्ध रूप से शामिल लोगों की संख्या अगर वित्त वर्ष 2019 से देखा जाए तो वहां से अब दोगुनी हो गई है 2024 में। ठीक है, गिग जो आपकी कार्यबल है, गिग मतलब जो आपका अनौपचारिक, जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, वर्कर है, किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है, उसको सामाजिक सुरक्षा पीएफ वगैरह नहीं मिलता है, तो उसमें जो शामिल लोगों की संख्या है वो 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ रुपए हो जाएगी। कृषि और जो संबद्ध क्षेत्र है उसकी औसत वार्षिक दर पिछले 5 वर्षों में 4.18% रही है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है तीनों सेक्टर का। कृषि अनुसंधान में निवेश से खाद्य सुरक्षा बढ़ती, बिल्कुल ठीक बात है। निवेश किए गए प्रत्येक रुपए पर प्राप्ति 13.85 रुपए की होती। बहुत अच्छा फैक्ट है ये आपका। ठीक है, भारत का फार्मा बाजार 50 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ विश्व में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। 20 जो आपकी वैश्विक जेनरिक कंपनियां हैं उनमें से 9 जो है भारत में बेस्ड है। 12,500 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए जहां पर आपको जो है कीमत प्रभावी या कम मूल्य पर जो है वो मेडिसिन मिलती हैं, और यहां पर बहुत सारे जिलों में उनको स्थापित किया गया। PLI योजनाएं आत्मनिर्भर भारत सुनिश्चित करने में अत्यंत अहम है। 1.28 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहां पर जो है उसको आकर्षित किया गया है। 2022 में विश्व के वाणिज्यिक निर्यात में भारत के सेवा निर्यात की 4.4% की हिस्सेदारी रही है। डिजिटल माध्यम से कुल सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2023 में 6% रही है, और भारत में जो आप देखेंगे तो 1580 लगभग जो है वैश्विक क्षमता केंद्र है। भारत में वर्ष 2023 में 92 लाख विदेशी पर्यटक आए। भारतीय ई कॉमर्स जो आपका ई कॉमर्स उद्योग है उसका आकार वर्ष 2030 तक बढ़कर 350 यूएस अमेरिकी डॉलर के पार चला जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की औसत गति 2014 के 11.7 किलोमीटर दैनिक से 3 गुना बढ़कर 2024 में 34 किलोमीटर दैनिक हो गई है, मतलब तिगुनी हो गई है। रेलवे का जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है लास्ट 5 ईयर्स में 77% बढ़ गया है। 21 जो आपके हवाई अड्डे हैं उन पर नए टर्मिनल भवनों में परिचालन शुरू किया गया, ऑपरेशनल किया गया। मिशन लाइफ में मानव प्रकृति तालमेल पर फोकस किया गया है ताकि सोच समझकर उपभोग को जो है वहां पर उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके। वित्त वर्ष 2024 में उच्च आर्थिक वृद्धि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में फाइनेंशियल ईयर्स में 9.7% और 7% की वृद्धि दर के बाद आई है ना। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें ये यहां पर जो है आर्थिक वृद्धि दर बताई जा रही है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर ये जो डायग्राम्स होते हैं ना इकोनॉमिक सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अगर दिमाग में बैठ गया तो हमसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे बताया जा रहा है जीडीपी वृद्धि दर यहां पर बताया जा रहा है 21-22 में 9.7, ठीक है ना। 20-21 में देखेंगे तो -5.8 है। ठीक है, कोविड का दौर है। फिर उसके बाद 22-23 में 7 है, फिर 23-24 में आपका क्या है 8.2 है, और 2024-25 में 6.5 से 7 के बीच जो है ये पूर्वानुमान है। ये अभी बजट में हाईलाइट किया जा रहा है। इसको देखेंगे तो ये आपका क्या है जो ये लिखा है, ये आपका कंक्लूजन है, अनंतिम अनुमान है, और ये पहला संशोधित अनुमान होता है। ठीक है, स्टार लगा के बताया गया। राजकोषीय घाटा बताया गया है यहां पर। तो 23-24 में कितना अनुमान लगाया जा रहा है 5.6 यहां पर बताया जा रहा है। अनंतिम है ये आपका, वास्तविक है 23-24 के लिए। क्यों? क्योंकि हम सर्वे पढ़ रहे हैं, सर्वे में कंक्लूजन। तो ये 5.6 याद रखना है हमको। अब ये ग्राफ याद रखना है कि 20-21 में 9.2 था, 21-22 में 6.7, फिर 6.4, और अब जाके ये आपका कम हो गया है। कोविड के बाद से देखेंगे तो ये 5.6 पे आ गया। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 23-24 में 646.4 बिलियन डॉलर है, यूएस बिलियन डॉलर। 2020-21 से एक बार आप देख लेंगे कि लगातार इसमें जो है बढ़ोतरी देखी जा रही है। कृषि फसलें तृतीय अग्रिम
अनुमान एवं बागवानी फसलें द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 23-24 में 328.9 मिलियन टन है खाद्यान्न उत्पादन। औद्योगिक वृद्धि दर इस बार देखेंगे 9.5 है, इसके पहले 2.1 था, उसके पहले 12.2 था, और कोविड के टाइम पे तो सब बंद हो गया था तो -0.4 चला गया था। सेवाओं के संदर्भ में देखेंगे कि जो मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, तो 20-21 में -8.4 था, कोविड है। 21-22 में 9.2, 10 जो है 22-23 में, और 23-24 में जो आप देखेंगे तो 7.6 है। पूंजीगत व्यय अगर देखें जीडीपी के संदर्भ में उसका प्रतिशत तो 2.1 था 20-21 में, अब 3.2 है। विदेशी व्यापार की बात करें, बिलियन डॉलर है, यूएस बिलियन डॉलर में है, यूएस डॉलर में है, बिलियन में है। तो आप देखेंगे तो 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24 लगातार आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है। अगर 23-24 में देखेंगे तो 675.4 यूएस बिलियन डॉलर जो है उसका आयात किया गया है। 437.1 बिलियन डॉलर का अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, निर्यात किया। एक्सपोर्ट तो यहां पर क्या है, इंपोर्ट हमारा ज्यादा है, एक्सपोर्ट हमारा कम है, तो यहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट है। भुगतान संतुलन के जो आपका अकाउंट मैंने पढ़ाया है आपको, उसमें ये सारी चीजें आपको समझाया है। इसके बाद यहां पर सारांश देखें तो जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने 22 जुलाई 2024 को संसद में आर्थिक समीक्षा जो है पेश की थी। इसकी मुख्य बातों को देखें तो इसमें 2024-25 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है 8.2% रही 2024 में। 2024 की 4 तिमाहियों में से जो 3 क्वार्टर थे उसमें 8 से ज्यादा जो है वहां पर ग्रोथ रेट देखी गई। परसेंटेज में देखते हैं इसको, जीवीए की वृद्धि दर अगर देखें 2024 में तो 7.2% था, ठीक है। 2011-12 के स्थिर मूल्यों पे बात कर रहे हैं, ये आपका रियल डेटा होता है। इसमें स्थिर मूल्यों पर जो शुद्ध कर संग्रह है 2024 में 19.1% बढ़ा है, इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद चालू खाता घाटे की बात करें तो 2024 के दौरान जीडीपी का 0.7% रहा है। 2023 में ये आपका 2% के आंकड़े से काफी कम है। 2024 में वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष जो 2020 है उसके मुकाबले 20% अधिक रही है, ठीक है। और इस तरीके की उपलब्धि कुछ ही देशों में देखा गया है। सरकार 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने में सक्षम रही है। 2024 का फाइनेंशियल ईयर देखें तो इसमें वर्तमान मूल्यों पर, करंट ईयर के मूल्यों की बात कर रहे हैं जिसको नॉमिनल बोलते हैं, उसमें समग्र जीवीए में कृषि, उद्योग और सेवा की जो हिस्सेदारी है, कृषि की 17.7% है, उद्योग की 27.6% है, सेवा की 54.7% है। अब देखिए 17.7% जीडीपी में योगदान, जीवीए में है ना, जीवीए जीडीपी जो है वो एक ही चीज समझिएगा आपको उसको, ठीक है ना, मैंने सब बताया आपको कोर जो हमारी सीरीज है उसमें। तो उसमें आप देखेंगे कि लोग जो है वो 50% डिपेंडेंट है। तो विषमता हुई कि नहीं, कि 17% धन जो है कितने लोगों के पास है, 50% लोगों के पास, तो विषमता हुई। इसको कौन कम करेगा, सरकार करेगा, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण जीवीए में वित्त वर्ष 2023 के निराशाजनक प्रदर्शन को इस बार ठीक किया गया है। वित्त वर्ष 2024 में यहां पर 9.9% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। 2023 में निजी गैर वित्तीय निगम द्वारा जो जीएफसीएफ है उसमें 19.8% की वहां पर ग्रोथ देखी गई है। वित्त वर्ष 2024 में सकल कर जो राजस्व है जिसको जीटीआर बोलते हैं उसमें 13.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो 1.4 के कर राजस्व उछाल में जो है देखा जा सकता है। अगर हम 2023 की तुलना में प्रत्यक्ष करों में, अगर प्रत्यक्ष करों को संदर्भ देखें डायरेक्ट टैक्सेस का, तो 15.8% की वृद्धि और इनडायरेक्ट टैक्स में 10.6% की वृद्धि के कारण यहां पर जो है सुदृढ़ता देखी गई है। सकल कर राजस्व का 55% जो है डायरेक्ट टैक्स से आता है, शेष जो 45% है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। इसके बाद यहां पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पता होगा आपको। कैसे पता होगा कि भैया डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी एक व्यक्ति के ऊपर लगता है, जिसके ऊपर लगता है वही उसको पे कर रहा होता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया या कॉर्पोरेट टैक्स किसी निगम के ऊपर लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में जाता है और वो वहां पर टैक्स पे करता है तो आप बिल में देते हो जीएसटी, किसको, ओनर को, ओनर जाके सरकार को देता है। तो दो डिफरेंट पॉइंट पे वहां पर जो है इंपैक्ट पड़ रहा होता है, जिसके ऊपर कर लग रहा होता है और जो कर पे कर रहा होता है सरकार को, वो दो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए उसको अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। भारत के अब दूसरा जो चैप्टर है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता है ना, यहां पर स्टेबिलिटी पे जो है फोकस किया जा रहा है। तो भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों ने 2024 में जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप देखेंगे तो भारत का मार्केट भी ऑलमोस्ट टॉप पे है। पूरे वर्ल्ड में जो है स्लो डाउन थोड़ा देखा गया, लेकिन भारत में कोई फर्क नहीं पड़ा। कुल मिलाकर महंगाई दर के नियंत्रण में रहने के परिणाम स्वरूप आरबीआई ने पूरे फाइनेंशियल और ईयर जो रहा उसके दौरान नीतिगत जो पॉलिसी रेट्स हैं उनको यथावत रखा है। पॉलिसी रेट मतलब रेपो रेट की बात कर रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत बहुत सारे टूल्स हैं,
CRR है, SLR है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बेस रेट है ना, आपका जो ब्याज की जो दर होती है, इंटरेस्ट रेट वगैरह है ना, तो वो हमने देखा था क्वांटिटेटिव मेजर के अंदर, क्वालिटेटिव के अंदर दूसरे देखे थे हमने। मौद्रिक नीति समिति ने 2024 में पॉलिसी रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर बनाए रखा। कोर मुद्रास्फीति 2022 अप्रैल से जून 2024 के बीच लगभग 4% तक घट गई और जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं इनका कर्ज वितरण 2024 के आखिरी में 20.2% की वृद्धि के साथ 164.3 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो HDFC जो बैंक है उसमें HDFC के विलय के प्रभाव को छोड़कर ब्रॉड मनी जो M3 है, हमने ये देखा है सब कुछ है ना, M1 M2 M3 क्या होता है, तो M3 की वृद्धि दर 22 मार्च 2024 को 11.3% था। सालाना बेस बना के जो है ईयरली का बेस बना के बता रहे हैं यहां पर, जबकि एक साल पहले ये वृद्धि दर 9% की थी। तो यहां भी ग्रोथ देखी गई, मतलब एग्रीगेट मनी बोला जाता है, उसमें वहां पर इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। बैंक कर्ज जो है दहाई अंकों में बढ़ गए, जो कि काफी व्यापक रहे। सकल और शुद्ध जो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां हैं NPA यानी फंसे हुए कर्ज कई वर्षों के न्यूनतम स्तर पर रहे हैं, है ना, तो NPA कम हो रहा है ये बता रहे हैं। तो इससे जो बैंकिंग के सेक्टर के अंदर जो परिसंपत्तियां हैं उसमें वृद्धि हो रही है, उसकी गुणवत्ता में जो है वहां पर संवर्धन देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये मजबूत मतलब स्ट्रांग, मजबूत और स्थिर बैंकिंग क्षेत्र का सूचक है, ये आपका उसका संकेत दे रहा है। कर्जों में वृद्धि अब भी दमदार है, काफी बहुत ज्यादा कर्जे हैं अभी भी। सेवाओं के लिए दिए गए कर्ज और पर्सनल लोन जो है इसमें सबसे बड़ा जो है वहां पर भाग है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को मिले कर्ज वित्त वर्ष 2024 के दौरान देखेंगे तो दहाई अंकों में बढ़ गए। औद्योगिक कर्जों की वृद्धि जो है 8.5% रही है, जबकि एक साल पहले ये वृद्धि दर 5.2% थी। IBC को पिछले 8 वर्षों में जो ट्विन बैलेंस शीट समस्या है उसका प्रभावकारी समाधान माना गया है। ठीक है, इसमें ट्विन बैलेंस शीट मतलब जो प्रॉब्लम होती है उसमें कॉर्पोरेट्स को भी लॉस हो रहा होता है और NPAs भी बढ़ रहे होते हैं। मार्च 2024 तक 13.9 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाले 31,394 कॉर्पोरेट कर्जदारों के मामले जो हैं वो निपटाए गए हैं। प्राथमिक पूंजी बाजारों में जो 2024 का फाइनेंशियल ईयर रहा है उसके दौरान 10.9 लाख करोड़ रुपए का पूंजी सृजन हुआ है। यहां पर भारतीय शेयर बाजार का बाजार पूंजीकरण जो है यहां पर काफी ज्यादा बढ़ गया है। बाजार पूंजीकरण GDP अनुपात पूरे विश्व में 5वें सर्वाधिक स्तर पर रहा है ना। तो बाजार में जो है कैपिटल का जो इनफ्लो है वो काफी बढ़ा है हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हमारा जो स्टॉक मार्केट है डाउ जोन्स गिर गया, US में प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हमारा जो है टॉप में बना रहा लगातार मार्केट। जिस दिन मोदी जी ने बोला कि हमारा जो मार्केट है वो ऊंचाइयों को छुएगा चुनाव का रिजल्ट आने पर, बस उसी दिन गिरा था। भारत आने वाले दशक में सबसे तेजी से विकसित होने वाले बीमा बाजारों में से एक रहेगा। वैश्विक स्तर पर भारत में ऋण लेने वाले ग्राहकों की संख्या के मामले में भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र जो है चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म लघु क्षेत्र के लिए, जो अगले सबसे बड़े बाजार यानी इंडोनेशिया से लगभग 3 गुना अधिक है। कीमतें और महंगाई नियंत्रण में है, बताया जा रहा है, यहीं से बता दिए कि भैया सब नियंत्रण में, बिल्कुल कम है महंगाई, है ना। खुदरा महंगाई दर जो है वो कम की गई है, ये हमने पहले ही देख लिया ये डेटा। और कोर सेवाओं की जो महंगाई दर है वो 2024 से पिछले 9 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। इसके साथ ही कोर वस्तुओं की महंगाई दर घटकर पिछले 4 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। बार बार वही बता रहे हैं, ठीक है ना, काफी कम हो गई है 4 वर्षों में, न्यूनतम स्तर पर आ गई है। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो 2023 है इसमें खाद्य महंगाई दर 6.5%, 6.6 है ना, 6.6% रही है, जो 2024 में बढ़ के 7.5% हो गई है ना। सरकार ने उपयुक्त यहां पर जो है नीतियां बनाई और उसका क्रियान्वयन किया, जिनमें स्टॉक प्रबंधन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, खुला बाजार संचालन, जिसमें RBI जो है सिक्योरिटीज को खरीदती और बेचती है मनी के सप्लाई का प्रबंधन करने के लिए, है ना, मुद्रा की आपूर्ति को संतुलित करने के लिए। आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया सरकार ने। इसमें सरकार की व्यापार नीति के अंतर्गत तो अपनाए गए उपागम भी शामिल हैं, है ना। तो खाद्य महंगाई दर को कम करने में इससे मदद मिली है। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने वित्त वर्ष 2024 में महंगाई दर जो अगर वहां पर देखेंगे तो 6% से कम रही है। RBI ने 2025 और 2026 में महंगाई दर के बारे में बोला है कि भैया ये 4.5 और 4.1% तक रहेगी,
ऐसा अनुमान लगाया गया है। आईएमएफ ने भारत के लिए महंगाई दर को 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया, तो उससे एक एक कम करके हमारी आरबीआई ने बता दिया कि भैया उससे भी कम रहेंगे हम। बाहरी क्षेत्र की बात करें, बाह्य क्षेत्र, तो यहां पे भी स्थिरता पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, अगर यहां पर देखेंगे तो विश्व के 139 देशों में भारत की स्थिति जो है विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 6 रैंक वहां पर उसमें सुधार हुआ है ना। हमने 6 पायदान वहां पर जो है और ऊपर चढ़ा है ना, तो रैंकिंग हमारी अच्छी हुई है, 6 जो है हम रैंक ऊपर आ गए। भारत की स्थिति 2018 में 44वें स्थान पे थी, अब हम 38वें स्थान पे आ गए। ठीक, व्यापारिक आयात में कमी, सेवा निर्यात वृद्धि ने चालू जो आपका घाटा होता है उसमें सुधार किया है। ठीक है, जो वित्त वर्ष 2024 में 0.7% ही रह गया। वैश्विक वस्तु और सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है, ये बहुत अच्छा फैक्ट है आपका। 2024 में अगर हिस्सेदारी देखेंगे तो 1.8% रही थी, 2016 से 2020 के दौरान ये हिस्सेदारी औसतन 1.7% रही थी। भारत के सेवा निर्यात में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2024 में ये लगभग मौद्रिक आयाम देखें तो $341.1 बिलियन रही है। इस वृद्धि का जो कारण रहा है मुख्य रूप से आईटी सॉफ्टवेयर और अन्य सेवाएं थी, है ना। क्यों होता है ये? क्योंकि हम आउटसोर्स भी करते हैं, आउटसोर्स करते हैं सर्विसेज। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज वहां के लोगों की जो सैलरी की एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब हम लोगों को रोजगार मिलता है नहीं, तो उन्होंने बोला 2 लाख मिलेगा तो हम खुश हो जाते हैं, भैया कर ले। लेकिन वहां का लोकल आदमी बोलता है हमको 10 लाख चाहिए, तो वो ढूंढते हैं ऐसी जगह जहां पर हमको स्किल्ड लोग भी मिल जाए और थोड़ा उनकी जो मांग हो वो भी कम रहे। ठीक, इसके बाद अगर देखेंगे तो भारत वैश्विक स्तर पर विदेशों से सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग जो है अब्रॉड में जॉब करते हैं और रेमिटेंस वहां से डलवाते हैं, जो भी लाभांश डलवाते हैं उसी को धन प्रेषण बोला जाता है, उसी को रेमिटेंस बोला जाता है। तो 2023 में ये $120 बिलियन की भी जो बाउंड्री थी उसको ये आपका एक्सीड कर गया है, पार कर गया है उसको। भारत का जो बाह्य ऋण है पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है, तो यहां पर इन्होंने शब्दों में खेला है। एक्चुअल जो डेटा वो ये है कि जो विदेशी ऋण है आपके भारत का जो विदेशी ऋण है उसमें वृद्धि देखी गई है। कब से कब तक? मार्च 2023 से अगर आप देखेंगे तो 39.7 बिलियन US$ से बढ़ के ये कितना हो गया था मार्च 2024 तक। मार्च 2024 के अंत तक ये आपका 663.8 बिलियन US$ तक पहुंच गया था। ठीक है, अब यहां पर जो जीडीपी है उसके पर्सपेक्टिव में जब हम देखें तो बाह्य ऋण का अनुपात मार्च 2023 में कितना था? मार्च 2023 के अंत में 19% था और ये मार्च 2024 के अंत में 18.7% हो गया। तो इस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि कुछ ही वर्षों में स्थिर रहा है, जबकि वो बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है 68 बिलियन अमेरिकन जो US$ है बढ़ गया है। वो प्रमुख विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में सबसे अधिक वृद्धि जो है भारत में देखी गई है। 21 जून 2024 को FER 653.7 बिलियन US$ था हमारा। 2025 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए अनुमानित 10 महीने से अधिक के लिए आयात और मार्च 2024 के अंत में बकाया कुल विदेशी ऋण के 98% से अधिक को कवर करने के लिए वो आपका पर्याप्त है। यहां पर जो फाइल में मार्च 2030 लिखा गया है इसको सुधार लेंगे आप लोग। ये मार्च 2024 है, 2030 तो अभी आया भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है कि शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता जो देश हैं तो ये 120 आपके बिलियन US$ जो फर्स्ट रैंक में भारत, उसके बाद मैक्सिको, फिर चीन, फिलीपींस, फिर पाकिस्तान है। मध्य अवधि दृष्टिकोण न्यू इंडिया के लिए विकास रणनीति चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। तो लघु से मध्यम अवधि के लिए जो नीतिगत विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिन क्षेत्र को में उनकी बात करें न्यू इंडिया के लिए, तो रोजगार और क्षमता जो है आपका निर्माण का संदर्भ है। यहां पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कृषि क्षेत्र में जो है उत्पादकता को बढ़ाना है, MSME सेक्टर में जो भी बाधाएं हैं उनका समाधान करना है, ऊर्जा जो हमारा बदलाव है उसके लिए ऊर्जा का जो उपयोग किया जाता है अभी तक, है ना, तो वहां पर नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है उसको अपनाना है, तो उसके लिए हरित स्रोतों को अपनाने का प्रबंधन करना है। उसके अलावा चीन की पहेली, मतलब ये जो चीन और भारत का आर्थिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, वो बहुत जटिल है ना, बहुत सारी चीजों का डंपिंग करता है चाइना। अभी देखेंगे एक तो यूक्रेन वाले मुद्दे के कारण ये भी देखा गया कि वर्ल्ड में सप्लाई साइड जो है इफेक्टिव हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें देखेंगे तो चीन वहां पर प्रभुत्वकारी स्थिति में है। तो भारत भी बहुत अच्छी ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत के संदर्भ में बहुत बड़ी है। तो चीन की इस तरीके की जो आपकी व्यापारिक कूटनीतियां हैं उसको कैसे सुलझाया जाएगा, उसको भी फोकस किया जाएगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो बाजार है उसको मजबूत किया जाएगा, विषमता को दूर करने का काम किया जाएगा।
युवाओं के स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार करना भी इसमें शामिल है। अमृतकाल की विकास रणनीति, इसमें 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे अवसंरचनागत जो क्षेत्रक है या अवसंरचनागत जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। एमएसएमई का विस्तार करना है, विकास के इंजन के रूप में कृषि को जो है वहां पर लाना है, कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों का प्रयोग करके, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचनागत वहां पर विकास करके कृषि को जो है वाइबल बनाना है। ऊर्जा बदलाव के लिए हरित स्रोतों को अपनाने के लिए वित्त पोषण करना है। शिक्षा रोजगार के अवसर को जो है बढ़ाना है ना। अब यहां पर शिक्षा रोजगार के अवसर को कम करना, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के पास डिग्री होती है लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता, तो उनके पास कौशल विकास की कमी होती है। तो इस कमी को, इस अंतराल को कम करना है, वो इसका मतलब, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहां पर मध्यम अवधि का परिदृश्य देखें तो 6 जो प्रमुख क्षेत्र थे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, भारत के जो मिडिल स्टैंड, जो आपके मिडिल स्टैंड है, ये एमएसएमई की वृद्धि को और विस्तार करना है, कृषि को भावी विकास के इंजन के तौर पर यूज करना है, भारत में हरित जो आपका परिवर्तन उसके लिए फाइनेंसिंग की सुविधा को वहां पर उपलब्ध कराना है, शिक्षा और रोजगार के बीच में जो अंतर है उसको पाटना है कि भैया शिक्षित तो सब है, रोजगार बहुत कम लोगों को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि स्किल्ड नहीं है। राज्य की क्षमता निर्माण पर फोकस करना है। 7% से अधिक की ग्रोथ रेट पर भारत में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है। एमएसएमई की बात करें तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार सघन क्षेत्र है। देश के जीडीपी में लगभग इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 30% है। विनिर्माण उत्पाद का 45% योगदान करते हैं ये, और भारत की 11 करोड़ आबादी को रोजगार प्रदान करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको रख सकते हैं अपने पास आप मेंस के लिए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अप्रैल 2024 में प्रकाशित भारतीयों के लिए नवीनतम जो आहार संबंधी दिशा निर्देश है उसमें अपना अनुमान बताया था कि भारत में कुल बीमारी भार का 56.4% जो बीमार लोग हैं उनका बीमार होने का जो कारण है वो अस्वास्थ्यकर आहार है, मतलब जो आपके गलत फूड हैबिट्स होते हैं वो सबसे बड़ा रीजन है। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी में 65% लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। अब ये हम 10 साल से सुन रहे हैं लगातार, और अभी तक डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं कर पाए हैं, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया, और कई लोगों में आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक स्किल्स की कमी है। तो भैया स्किल के लिए जब सारे सेंटर्स जब अच्छे से इंप्लीमेंट किए जाएंगे तब तो लोग स्किल्ड होंगे। यहाँ तो एग्जाम होता है, पेपर ही लीक हो जाता है। अनुमान बताते हैं कि लगभग 51.25% युवा रोजगार योग्य माने जाते हैं। रोजगार मिला नहीं है उनको, माना जाता है, माना कि एक्स है, जैसे मैथ्स में हम लोग समझते हैं ना। और चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज और ऊर्जा स्रोतों में किस तरीके से हमारा जो व्यवहार है उसमें बदलाव आ रहा है, उसको जो है अपनाना कैसे है, उसको कैसे अडेप्ट करना है, उसमें क्या हर्डल्स हैं, उनका समाधान कैसे किया जाएगा, उससे रिलेटेड चैप्टर है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की एक रिपोर्ट है, उसमें जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में भारत के प्रयासों को जो है वहां पर सराहा गया है। इस रिपोर्ट में बोला गया कि G20 में अकेला भारत ऐसा देश है जहां पर 2 डिग्री अगर सेंटीग्रेड देखेंगे आप तो ताप वृद्धि की संभावना है ना। मतलब हमारे यहां बहुत कम पोल्यूशन हुआ है। 31 मई 2024 में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4% तक पहुंच गई है। 2014 में यह केवल 32% थी। यह बहुत अच्छा फैक्ट है। 2030 तक वृक्षावरण और वन आच्छादन के माध्यम से 2.5 से 3 मिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन कैप्चर या कार्बन सिंक जो है बनाने के मार्ग पर भारत अग्रसर है। 2005 से 2019 के दौरान 1.9 बिलियन टन कार्बन ऑक्साइड का कार्बन सिंक हमने पहले ही अचीव कर लिया है, और भारत ने अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को कम किया है। 2005 के स्तर पर 2019 में ये 33% की कमी आई है इसमें। तो हमारे जो INDC के पेरिस क्लाइमेट के अंतर्गत जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्ति कर रहे हैं, उनकी उसके लिए अग्रसर हैं। 2005 से 19 के बीच में भारत की जीडीपी में लगभग 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रही है, जबकि उत्सर्जन की वृद्धि दर 4% के CAGR से बढ़ रही है। इसके बाद आप देखेंगे 51 मिलियन टन तेल के बराबर कुल वार्षिक ऊर्जा बचत सालाना 1,94,320 करोड़ रुपए की बचत के समान है, और इससे करीब 306 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी आएगी। नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ईंधन विस्तार से भूमि और जल की मांग बढ़ेगी, है ना। मतलब इससे पॉल्यूशन कम होगा, पर्यावरणीय संरक्षण का आयाम है। सरकार ने जनवरी-फरवरी 2023 में 16,000 करोड़ रुपए, इसके बाद अक्टूबर-दिसंबर 2023 से 20,000 करोड़ रुपए के सोवरेन जो ग्रीन बॉन्ड है आपके वो जारी किए थे। इसके बाद वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में 2047 तक 2 से 2.5 गुना तक वृद्धि होने का अनुमान है। सामाजिक क्षेत्र,
है ना, उस अध्याय जो आपका 7 है उसको देखेंगे। सामाजिक क्षेत्र जो है वहां पर जो आपकी सेवाएं प्रदान की जाती हैं सरकार के द्वारा, तो उस पर अगर खर्च देखा जाए जीडीपी के पर्सपेक्टिव में, तो 2017-18 में 6.7% था, 23-24 में 7.8% हो गया। इसमें स्वास्थ्य खर्च 1.4% से बढ़ के 1.9 हो गया आयुष्मान भारत कार्ड के कारण। समीक्षा में वर्तमान कुल खर्च को दर्शाया गया, जिसमें सामाजिक सेवाओं पर जो खर्च है वो उसमें 26% की वृद्धि हुई है। इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि स्वास्थ्य में हुई, सबसे ज्यादा लोग बीमार भी तो हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2018 और 24 के बीच में बाजार मूल्य आधारित जीडीपी करीब 9.5% की संचित वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़ी है, जबकि कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उस पर जो खर्च हुआ है 12.8% संचित वार्षिक वृद्धि दर के साथ वो आपका बढ़ा है। असमानता का संकेतक गिनी कोफिशिएंट देश के ग्रामीण क्षेत्र के मामले में 0.283 से घट के 0.266 हो गया, शहरी क्षेत्र में 0.363 से घट के 0.314 आ गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा गिनी कोफिशिएंट, मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद जो आपके 34.7 करोड़ से अधिक लोग हैं उनके लिए आयुष्मान भारत कार्ड उनके लिए बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत अस्पतालों में भर्ती 7.37 करोड़ मरीजों को कवर किया गया है। बौद्धिक या मानसिक जो स्वास्थ्य विकार होते हैं वो भी एक चुनौती के रूप से देखे जा रहे हैं, आर्थिक रूप से भी उसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके अंतर्गत 22 मानसिक विकारों को कवर किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो गाइडलाइंस है उसमें पोषण को भी प्राथमिकता पे रखा गया है। पोषण भी पढ़ाई भी जो आपका अभियान लॉन्च किया गया है मई 2023 में, ये जो है आपका आंगनबाड़ी केंद्रों में विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है आपका, है ना। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करता है। आरंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा के अंतर्गत आपका संपृक्त कार्यक्रम है। स्वैच्छिक योगदान और सामुदायिक मेलजोल के माध्यम से विद्यांजलि जो हमने पहल की थी उसके माध्यम से 1.44 करोड़ से अधिक छात्रों को शैक्षणिक अनुभव जो है उनका बढ़ाने में जो है वहां पर महत्वपूर्ण इनपुट मिला है इस पहल के द्वारा। विद्यांजलि जो आपकी स्कीम है उसके द्वारा उच्च शिक्षा पर जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण है 2021-22 का, इसमें देखा गया है कि जो आपका कुल दाखिला होता था हायर एजुकेशन में वो 2021 में 4.14 करोड़ था, 2015 में 3.42 करोड़ था आपका, वो 2022 में बढ़ के 4.33 करोड़ हो गया। मतलब यहां पर जो है एडमिशन बढ़े। उच्च शिक्षा में महिलाओं का दाखिला 2015 के 1.57 करोड़ से 31.6% बढ़ के 2022 में 2.07 करोड़ हो गया है। उच्च गुणवत्ता वाले जो आपके R&D संस्थान हैं वो भारत की बढ़ती धाक के परिणाम स्वरूप यहां पर R&D में भारत का जो ओहदा है वो बढ़ा है। तो उस ओहदे के बढ़ने के परिणाम स्वरूप नेचर्स इंडेक्स जो 2023 है उसमें भारत ने जो रैंकिंग है उसमें काफी सुधार किया है और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड को पीछे करके हम 9वीं रैंक पर पहुंच गए हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक के घरेलू बाजार संकेतक के अनुसार वैश्विक भारत पर भारत जो है पहली रैंक पर है। जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है उसमें करीब 1 लाख पेटेंट जो है दिए गए हैं, है ना। R&D के क्षेत्र में इससे विकास हो रहा है। 2020 में 25,000 से भी कम पेटेंट प्रदान किए गए थे। तो बताया जा रहा है लगातार हमारे यहाँ नवाचार बढ़ रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में 3.10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कि वित्त वर्ष 2014 की तुलना में 218.8% होगा, है ना। नवाचार वगैरह के लिए बात कर रहे हैं। पीएम आवास ग्रामीण के तहत पिछले 9 साल में अगर आप देखेंगे तो 10 जुलाई 2024 की स्थिति बताई जा रही कि गरीबों के लिए 2.63 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है ना। ठीक है, अब यहां पर यह बताया जा रहा है ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2014-15 से लेकर अभी तक जो है 15.14 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा किया गया है। प्राथमिक जो आपकी सुविधाएं जो बेसिक एमिनिटीज हैं उसके मामले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.57 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। 10 जुलाई 2024 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों को जो है नल के कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की सुविधा दी गई है। 26 जून 2024 तक जो जनधन योजना है उसके अंतर्गत 35.7 करोड़ रुपए जो है आपके रुपे डेबिट कार्ड जो है वो जारी किए गए। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। 8 जुलाई 2024 तक 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय जो लिंगानुपात है 2014-15 में 918 था, वो बढ़ के 930 हो गया है 2023-24 में। तो कहीं ना कहीं ये समता की तरफ जो है अग्रसर हमारा विकास का संकेतक है ना। और 2023-24 में देखेंगे आप, ठीक है। और जो आप मात्र मृत्यु दर है 2014-16 में 130 पर
लाख जीवित जन्म था, जो 2018-20 में 97 पर लाख जीवित जन्म हो गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों में महिलाओं की भागीदारी 2016 में 42.7 थी, 2024 में बढ़ के 52.3% हो गई है। अच्छा डेटा है ये आपका। भारत में वयस्कों में मोटापे की दर जो है 3 गुना से ज्यादा हो गई है। बैड फूड हैबिट्स है, ये लाइफ स्टाइल के अंतर्गत जो आपके क्या होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, जो हमारा खराब लाइफस्टाइल होता है, उसके ऋणात्मक आयाम है। विश्व मोटापा संघ के अनुसार बच्चों में वार्षिक वृद्धि वियतनाम और नामीबिया के बाद विश्व में सबसे अधिक है ना। भारत में, भारत की वयस्क आबादी में मोटापा जो है गंभीर जो है चुनौती का विषय बना हुआ है। एनएफएचएस का जो सर्वे 5th नंबर का है, उसमें 18 से 69 आयु वर्ग में मोटापे के सामने करने वाले पुरुषों का प्रतिशत जो है वो 18.9% से बढ़ के 22.9% हो गया। एनएफएचएस 4 में वो 18.9 था, 5 में 22.9 हो गया। महिलाओं में एनएफएचएस 4 में ये 20.6% था, वो बढ़ के 24% हो गया। पीएम जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत पिछले साल एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का आयोजन किया गया। इससे लोगों को जो है वो कीमत प्रभावी कम मूल्य पर जो है मेडिसिन अवेलेबल हो जाती हैं। विभिन्न राज्यों और यूटीज में 300 से ज्यादा अमृत फार्मेसिया संचालित है। इनका उद्देश्य गंभीर बीमारियों के लिए सस्ती कीमत प्रभावी सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 18 से वित्तीय वर्ष 24 के मध्य स्वास्थ्य व्यय 15.8% की संचयी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। तो कोविड भी तो आया बीच में। जेंडर बजट में लगातार वृद्धि की जा रही। जेंडर बजट सीधे सीधे रिलेटेड है वुमेन एम्पावरमेंट से, महिलाओं के सशक्तिकरण से। तो 2014 में सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए योजनाओं पर 97,134 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। और 2024-25 का जो हमारा वित्त वर्ष है, इसमें 3.10 लाख करोड़ तक ये आपका पहुंच गया है, ये बताया जा रहा है। तो 2024 के जो आपकी तुलना में जेंडर बजट स्टेटमेंट में 38.7% की वृद्धि है। और 2014 के अगर हम इसको देखें कंपैरिजन में, तो इसमें 218.8% की वृद्धि दर्शाता। कुल मिला के गवर्नमेंट की उपलब्धि बता रहे हैं भैया हमने 10 साल में क्या किया है, ठीक है ना, और किस तरीके से 2047 तक हम जो है सशक्त बना देंगे, विकसित बना देंगे भारत को। तो कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट का जो हिस्सा है वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 6.5% हो गया है। 2006 में इसको शुरुआत किया गया था, है ना, उसके बाद से ये अभी तक का सर्वाधिक अंश है। अध्याय 8 देखेंगे, रोजगार और कौशल विकास गुणवत्ता की ओर। इसमें अगर आप देखेंगे तो 22-23 में बेरोजगारी दर जो है वो घटी है, ये बता रहे हैं 3.2% पर आने से भारतीय श्रमिक बाजार संकेतक में पिछले 6 साल के दौरान जो है अभी जो है सुधार देखा गया है। 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों के मामले में तिमाही शहरी बेरोजगारी दर 2024 में जो तिमाही खत्म हुई क्वार्टर, उसके एक साल पहले इसी क्वार्टर में 6.8% से घटकर 6.7% हो गई, मतलब 0.1% जो है हमारे यहां कम हुई है। पीएफ जो पीएलएफएस है आपका, उसके अनुसार 45% से अधिक जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है वो कहां पर संलग्न है, कृषि क्षेत्र में। और जीडीपी में योगदान आपको पता ही कि उसका कितना है, 11.4% जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, 28.9% सेवा क्षेत्र में, और 13% जो है आपका निर्माण कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नियुक्त है। पीएलएफएस के अनुसार जो डेटा है 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में युवा बेरोजगारी दर जो है 2017-18 में 17.8% थी, उससे घट के 10% पे आ गई 22-23 में। ईपीएफओ पे रोल में शामिल जो नए सब्सक्राइबर हैं उनमें करीब 2/3 18 से 28 वर्ष के आयु वर्ग से हैं। लैंगिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महिला श्रमिक बल जो आपका भागीदारी दर है ना, जो आपका वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना, ठीक है, तो इसमें जो उनका भागीदारी दर है वो 6 साल से बढ़ रहा है। ये बोल रहे हैं कि उसमें वृद्धि हो रही है, ये अच्छी चीज है, लेकिन कितनी हो रही है ये नहीं बताया गया, वेग वर्ड है यहां पर। वित्त वर्ष 2015 से 22 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कामगार वेतन में शहरी क्षेत्रों के 6.1% के सीजीआर के मुकाबले 6.9% सीएजीआर में वृद्धि हुई है। सीएजीआर में वृद्धि, ठीक है, ये सीएजीआर है, ठीक है ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोला जाता है। तो उसमें आप देखेंगे तो 6.9% की वृद्धि देखी गई है। पहले जो है आपका 6.1% था उसके कंपैरिजन में। 100 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त कराने वाले जो कारखाने हैं उनकी संख्या 2018 के मुकाबले 2022 में 11.8% बढ़ी है, मतलब लोगों को ज्यादा रोजगार मिल रहा है। विगत 5 वर्षों में ईपीएफओ के अंतर्गत निवल पे रोल में 2 गुने से ज्यादा वृद्धि हुई है। 2019 में ये 61.1 लाख कर्मचारियों की तुलना में 2024 में 131.5 लाख हो गया। ईपीएफओ में जो फाइनेंशियल ईयर आपका 15 है और 2024 है, इसके बीच में सदस्यों की संख्या में 8.4% की वृद्धि देखी गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें एआई का प्रभाव कम
हुआ है क्योंकि औद्योगिक रोबोट जो है मानव की तुलना में ना तो सशक्त है और ना ही किफायती। ठीक है, गिग कार्यबल का जो 2029-30 तक आकार बताया जा रहा है वो काफी बढ़ जाएगा और 2.35 करोड़ हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को गैर कृषि क्षेत्र में 2030 तक प्रतिवर्ष लगभग 78.5 लाख नौकरी उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिससे सम जो शक्ति है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है रोजगार दिया जा सके, श्रम शक्ति में वृद्धि की जा सके। देश में 2022 में 50.7 करोड़ लोगों की देखभाल की तुलना में 2050 में 64.7 करोड़ लोगों की देखभाल की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जो आज बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे यहाँ युवाओं की है, तो वही तब तक में क्या हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो वो आश्रित जनसंख्या में आ जाएंगे, इसलिए उनको जो है देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो एल्डरली जो आपका सेक्शन है उसमें शामिल हो जाएंगे। जीडीपी के 2% के बराबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश से 11 मिलियन रोजगार सृजन होने की संभावना है, जिनमें से 70% महिलाओं को रोजगार मिलेगा। महिला सशक्तिकरण का आयाम है, अच्छा फैक्ट है। भारत में महिला श्रम बल जो आपकी भागीदारी दर है, जिसको LFPR बोला जाता है, 2017-18 में 23.3% था, 22-23 में 37% हो गया। ठीक है, यहां पर एंजेला मार्केल बोलती हैं कि अगर पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं की संख्या है श्रम में, जो उनकी भागीदारी है श्रम बल में, तो अगर वो बराबर हो जाए तो किसी भी इकोनॉमी में जो है वो ग्रोथ 2 से 3 गुने हो सकती है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 68% जो ऋण है महिला उद्यमियों को जो है दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत 2024 की मई तक 77.7% लाभार्थी उसमें से महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत जुलाई 2023 तक 53% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। सरकार ने AI सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने और AI को देश के युवाओं से जोड़ने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। इनमें से कुछ में आप देखेंगे तो फ्यूचर स्किल्स प्राइम, युवाई, ये आपका इश फ्यूचर स्किल्स प्राइम है, युवाई है, यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद AI, स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम और रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022 शामिल है। एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत सारा AI जो इकोसिस्टम है उसको सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, है ना। ये फंड याद रखने की आवश्यकता नहीं। 2023-24 का जो सर्वे था उसमें बताया गया था कि 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी प्रति माह 5% से भी अधिक की दर से बढ़ी, उल्लेख किया गया है। ठीक है, और कृषि क्षेत्र में सालाना आधार एवं आधार पर बेसिस की बात कर रहे हैं, वार्षिक आधार पर, और औसत जो अनुमानित मजदूरी दर है पुरुषों के लिए 7.4%, महिलाओं के लिए 7.7% तक बढ़ी है, ये बताया जा रहा है। लेकिन अब महंगाई भी बताइए, 100 रुपए की चीज 200 रुपए हो गई, 7% उनकी आय बढ़ी, महंगाई जो है 200% हो गई। 100 रुपए का ऑयल 200 रुपए का, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कोविड के बाद से। इस अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में दमदार जो है वृद्धि देखी गई है। इस अवधि के दौरान गैर कृषि गतिविधियों में मजदूरी वृद्धि दर पुरुषों के लिए 6%, महिलाओं के लिए 7.4% आका गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कृषि और खाद्य प्रबंधन से रिलेटेड है। अगर इसमें देखें हम तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर 4.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। इंपॉर्टेंट है ये डेटा। भारत अपने खाद्यान्न का 7% से अधिक जो है वो निर्यात करता है ना, निर्यात करता है। ठीक, और इससे क्या होगा हमारा कि जब हम निर्यात करेंगे तो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो मैनेज होता है हमारा, चालू खाता घाटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को जो है उसको आजीविका प्रदान करती है। देश के जीडीपी में वर्तमान मूल्य पर इसकी हिस्सेदारी जो है वो 18.2% है। वर्तमान मूल्य की बात कर रहे हैं अब ये, है ना, जो आपका वास्तविक मूल्य है उसकी बात नहीं कर रहे, मतलब करंट ईयर के बेसिस पे। 2023-24 का जो अनंतिम अनुमान है उसके अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.4% रही, 2022-23 में 4.7% से कम है। 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर कृषि जीवीए में फसल क्षेत्र की जो हिस्सेदारी थी 2014-15 के 61.7% की जगह पे कितनी थी, 55.28%। इसके बाद लगभग 89.4% जो कृषि परिवार हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। अब बताइए 2 हेक्टेयर से कम है तो सीमांत कृषक हो गए कि नहीं हो गए। अब छोटे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है ना, तो इसीलिए तो किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत एक प्रमुख कृषि उत्पादक देश है। इसमें चावल जो है हमारे यहाँ की मुख्य जो है कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली पैदावार जिसकी की जाती है वो फसल है। उसके बाद गेहूं, कपास, गन्ना, बहुत सारी फसलों का जो है यहाँ पर उत्पादन किया जाता है और दुनिया में जो है सबसे बड़े उत्पादकों में इसमें भारत का नाम आता है। इसमें देखेंगे तो दूध है, दाल है, मसाले हैं, इसके भी हम सबसे बड़े उत्पादक है। फिर भी देश में फसल की पैदावार अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में बहुत कम है। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी जो है
है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है ना, वेस्टेज ज्यादा है। 2014-15 से 22-23 तक पशुधन क्षेत्र जो है स्थिर कीमतों पर 7.38% की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसी को बोला जाता है, CAGR बोला जाता है ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है CAGR। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल जो जीवीए है उसमें पशुधन का योगदान 2014-15 में 24.3% था, 22-23 में जो है 30.3% हो गया। 2022-23 में पशुधन क्षेत्र ने कुल जीवीए में 4.66% का योगदान दिया था, जिसमें आप देखेंगे दूध, अंडे और मांस की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसके बाद देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला फिशरी सेक्टर है आपका, फिशरीज का जो सेक्टर है, मत्स्य पालन क्षेत्र है, कृषि जीवीए का लगभग 6.7% को वो रिप्रेजेंट करता है। 2014-15 से 22-23 के बीच में स्थिर मूल्यों पर 8.9% की वहां पर चक्रवृद्धि वार्षिक दर की वृद्धि देखी गई है। सनराइज सेक्टर लगभग 30 मिलियन लोगों, विशेष रूप से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको सहायता प्रदान करता है। तो देखिए, जो फूड इंडस्ट्री है वो सनराइज सेक्टर माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां पर रोजगार मिलता है और उनमें जो है बहुत सारी संभावनाएं हैं किसकी, ग्रोथ की। ठीक है, उनको बोला जाता है सनराइज इंडस्ट्री। 22-23 में देखा जाए तो भारत ने 17.54 मिलियन टन रिकॉर्ड मछली का जो है उत्पादन हासिल किया है। ठीक है, इसके संदर्भ में देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर भारत की रैंकिंग 3rd है। वैश्विक उत्पादन का लगभग हमारे यहाँ 8% जो है मत्स्य का उत्पादन किया जाता है। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। फलों और सब्जियों और चीनी में जो है आप देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जितना चीनी हम मतलब पैदा करते हैं उतना ही उपभोग भी कर लेते चाय के साथ। 31 जनवरी एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करते। 31 जनवरी 2024 तक कुल कृषि भुगतान जो है 22.84 लाख करोड़ रुपए। 31 जनवरी 2024 तक बैंकों ने 9.4 लाख करोड़ की 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। 15-16 से 23-24 के दौरान न्यूनतम जल अधिक फसल के अंतर्गत देश में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत, जिसको ड्रिप इरिगेशन वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो जो सूक्ष्म सिंचाई का जो क्षेत्रक है, इसमें आप ऐसा देखिए कि उत्पादकता बढ़ती। जैसे अब आप देखेंगे पंजाब वाला जो क्षेत्र है, हरियाणा वाला, वहाँ पर हरित क्रांति के अंतर्गत बहुत सारा उत्पादन हुआ, वहाँ पर बिजली की उपलब्धता है, तो लोग जो है उसका मिसयूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, मृदा पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। मृदा के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, वहां पर लीचिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है, निक्षालन जिसको बोलते हैं आप, तो वो प्रॉब्लम देखी जाती है। तो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, स्प्रिंकलर की बात करते हैं ना, स्प्रिंकल जो आपकी सिंचाई प्रणाली होती है। तो सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत जो है बहुत सारा क्षेत्र का जो है उसमें कवरेज किया गया, उससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। अनुमान है कि शिक्षा सहित जो कृषि अनुसंधान है उसमें लगाए गए प्रत्येक रुपए से 13.85 रुपए का प्रतिफल है। कितना बड़ा आउटपुट है जिसको हमारे यहाँ हाशिए पे रखा गया है। 2022-23 में कृषि क्षेत्र का सकल पूंजी निर्माण में जो योगदान है वो आप देखेंगे कि 19.0% की दर से बढ़ा है। जीवीए के प्रतिशत के रूप में जीसीएफ 2021-22 में 17.7% से बढ़ के 22-23 में ये 19.9% हो गया, जो कृषि में निवेश में वृद्धि का संकेत देता है। 2016-17 से 22-23 तक जीसीएफ में औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.70% थी। गैर संस्थागत जो ऋण की हिस्सेदारी है 1950 में 90% थी, 21-22 में घटकर 23.40% हो गई। अभी भी 1/4 है, ये नहीं बता रहे, आप कंपेयर कर रहे हैं 1950 से। अरे तब तो आजाद ही हुए थे, हमारे यहाँ खाने के लिए खाना ही नहीं था, हम तो आयात करते थे। 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी कि भारत में किसानों को उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। 2003 से 5 के बीच में देखेंगे स्वामीनाथन कमेटी आती है, वो तब रिकमेंडेशन देती है और ये 18-19 में लागू करते हैं। उसके बाद सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50% के मार्जिन के साथ सभी 22 खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दी, जिसमें गन्ना वगैरह भी आता है। ठीक है, 29 फरवरी 2024 तक नई जो एफपीओ योजना है उसके अंतर्गत 8,195 एफपीओस को जो है फार्मर्स का जो आपका फार्मर्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इनके इतने सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं। पीएमजी के जो आपका एवाई है उसके अंतर्गत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को अगले 5 वर्षों तक मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो उद्योग, मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार, एमएसएमई जो सेक्टर होता है हमेशा फोकस में होता है, ये याद रखिएगा। तो इसमें जो 2024 का फाइनेंशियल ईयर है 8.2% की आर्थिक वृद्धि को 9.5% की औद्योगिक विकास दर से समर्थन मिला है। विनिर्माण क्षेत्र ने पिछले दशक में
5.2% की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है हासिल की थी। विकास के प्रमुख संचालक रसायन, लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर, परिवहन उपकरण, फार्मास्यूटिकल, मशीनी और उपकरण है। पिछले 5 वर्षों में कोयले के उत्पादन में तेजी आई है। इससे हमारे जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी थी उसमें कमी हुई है। हालांकि जो क्वालिटेटिव कोल है वो हमको जो है इंपोर्ट ही करना पड़ता है। भारत का जो फार्मास्यूटिकल बाजार है, जिसका वर्तमान मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, अपनी मात्रा के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का कपड़ा निर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। 2024 में हस्तशिल्प समेत कपड़ा और परिधान का निर्यात 1% बढ़ के 2.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर 2022 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का अनुमानित जो प्रतिशत है 3.7% है। भारत का जो आत्मनिर्भर बनने का दृष्टिकोण है उसको सेंटर में फोकस में रखते हुए मई 2024 तक 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश वहां पर किया गया है, जिसके रिजल्टेंट में आप देखेंगे तो पीएलआई जो योजना है उसके अंतर्गत 10.8 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन, बिक्री और 8.5 लाख रुपए से अधिक का रोजगार सृजन हुआ है ना। 8.5 लाख करोड़ रुपए है ये आपका, 8.5 लाख रुपए नहीं है, ये लाख करोड़ है आपका। और अगर आप देखेंगे तो जो आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसके अनुसार 2022 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई की जो हिस्सेदारी थी वो 35.4% है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में, कंट्री के, देश के सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में। वाणिज्यिक, खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के डेटा प्रसार पोर्टल से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी 45.7% थी। भारतीय निर्यात में एमएसएमई के जो उत्पाद हैं उनके निर्यात की हिस्सेदारी 45.7%। तो बहुत सारा जो आपका फॉरेक्स है वो हमारा कहां से आ रहा है? एमएसएमई सेक्टर से आया ना, हम अगर निर्यात कर रहे हैं। तो सर्वेक्षण में जो है ये फैक्ट को हाईलाइट किया गया कि एक जिला एक उत्पाद पहल को गति देने के उद्देश्य से 2024 में केंद्रीय बजट में विभिन्न राज्यों को अपने इस तरीके के उत्पादों को प्रोत्साहन और बिक्री की सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी राजधानी या प्रमुख पर्यटन केंद्र अथवा वित्तीय राजधानी में एकता मॉल स्थापित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर उनको क्या किया गया? प्रोत्साहित किया गया, उसके लिए घोषणा किया गया था। सर्वेक्षण में यह भी बोला गया था कि पीएम एकता मॉलों का उद्देश्य ओडीओपी के कारीगरों और उपभोक्ताओं को जोड़ना है। तो जो लोग ऐसे स्पेशलिस्ट हैं, किसी जिले में कोई स्पेशलिस्ट वहां पर स्पेशली वहां पर ही कोई चीज जो है उसका वहां पर विनिर्माण किया जाता है या उसको बनाया जाता है ना। कोई उत्पाद किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है तो उसकी ब्रांडिंग के लिए, ये हमने इकोनॉमिक्स से पढ़ा भी था, है ना। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र है उसमें भी यहां पर वृद्धि देखी गई है 2014 से। 2022 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का अनुमानित प्रतिशत 3.7 है। 2022 में अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र ने भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। तो जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो मूर्त रूप यहां से ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इसमें निर्यात बढ़ा है 2023 में और बढ़ के 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया है ना। आप देखेंगे तो यहां पर जो है वृद्धि देखी गई है, डेटा याद रखने की जरूरत नहीं। भारत की जो प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा है उसमें कोयले का योगदान अभी भी 55%। अब यहां से एनवायरमेंट वाला एंगल उठाइए कि 55% अभी भी कोयले का यूज कर रहे हैं और एकदम से फेज आउट नहीं किया जा सकता, एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता। कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन कुल बिजली उत्पादन का 70%। बहुत बड़ा डेटा, ये दोनों डेटा अपने पास रखिएगा। पिछले 5 वर्षों में कोयले के उत्पादन में तेजी आई है जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है हमारी। 24 की बात करें तो भारत ने 997.2 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है, 261 मीट्रिक टन का आयात किया है और 1233.861 मीट्रिक टन की खपत भी किया है। सेवा क्षेत्र को देखेंगे, सेवा क्षेत्र भारत की प्रगति में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये हमारे यहां जो संरचनात्मक समस्या है उसको भी उजागर करता है। हम डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर से जंप करके सर्विस सेक्टर में आ गए और सेकेंडरी सेक्टर हमारा हाशिए पे चला गया, इसलिए अब आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2024 में अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग ये 55% है। अब समझिए रोजगार कितने लोग यहां पर रोजगाररत हैं? 20%, 25%, 30%। और यहां पर आप देखेंगे तो जीडीपी में योगदान तो जस्ट यहां पर आपको समझ में आ रहा ना कि कितनी ज्यादा
ज्यादा विषमता है। सेवा क्षेत्र में सर्वोच्च संख्या में सक्रिय कंपनियों में जो लोग संलग्न है 65% है। 31 मार्च 2024 तक भारत में कुल यहां पर सक्रिय कंपनियों का नंबर है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। वैश्विक स्तर पर भारत के सेवा क्षेत्र ने 6% से अधिक की वास्तविक वृद्धि दर्ज की है। 2022 में विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात में सेवा निर्यात का योगदान 4.4% था। 2024 में भारत के कुल निर्यात में अगर आप देखेंगे 44% बताया जा रहा है। सेवाओं के निर्यात में भारत 5वें स्थान पर रहा। अन्य देशों में यूरोपीय संघ के देश हैं, ठीक है, यूरोपीय संघ के अंदर होने वाले व्यापार को छोड़ के, यहां पर यह फैक्ट याद रखेगा, अन्य देशों में यूरोपीय संघ के अंदर होने वाले व्यापार को छोड़ के, ठीक है, तो यहां पर 5वें स्थान पर रहा है ना भारत। इसके बाद अगर आप देखेंगे आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो अंतिम यहां पर डेटा आया है उसमें 2024 में सेवा क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 7.6, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। वित्त वर्ष 2024 में जीएसटी का सकल संग्रह बढ़ा है, 20.18 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 11.7% ज्यादा है। अब यहां पर इससे ये पता चल रहा है कि हमारे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवा और व्यापार सेवा निर्यात का हिस्सा 73% था, सबसे ज्यादा इसी का है हिस्सा। वित्त वर्ष 2024 में इसमें 9.6% की बढ़ोतरी देखी गई। डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उनके निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी 2019 में 4.4 थी, 2023 में 6% हो गई। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। भारत में विमानन क्षेत्र में पर्याप्त जो है वृद्धि देखी गई है। 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। ये टूरिज्म का एस्पेक्ट है और ये 37.6 करोड़ तक पहुंच गई है। 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर एयर कार्गो का रखरखाव सालाना आधार पर 7% की बढ़ोतरी के साथ 33.7 लाख टन के स्तर पर पहुंच गया है। 2024 के वित्त वर्ष की समाप्ति तक देखेंगे अगर आप मार्च 2024 में जो 45.9 लाख करोड़ रुपए के सेवा सेक्टर ऋण के बकाया से हुई, जिसमें वर्ष दर वर्ष 22.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। नॉर्मल फैक्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2024 में भारतीय रेल में यात्री यातायात जो है अगर आप देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में 5.2% ज्यादा रहा है। राजस्व अर्जन जो है माल भाड़ा में अगर आप देखेंगे वहां पर भी जो पिछले वर्ष की तुलना में जो इस वर्ष में वृद्धि देखी गई है 5.3% की। टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो 92 लाख से अधिक जो है विदेशी पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया है। साल दर साल इसमें जो है वृद्धि देखी जा रही है ईयर ऑन ईयर 43.5%। इसका मतलब टूरिज्म सेक्टर हमारे यहाँ ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। इससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था में धनात्मक आयाम जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक है उसमें 2024 की जो आपका सूचकांक आया, भारत उसमें 39वें स्थान पे है। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। विश्व पर्यटन प्राप्तियों में विदेशी मुद्रा आय में भारत की हिस्सेदारी 2021 में 1.38% थी, बढ़ के वो 1.58 हो गई 2022 में। 2023 में आवासीय रियल एस्टेट देश में बिक्री है ना, रियल एस्टेट देश में बिक्री वर्ष दर वर्ष वहां पर अगर देखा जाए तो 33% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2013 के बाद से सबसे ज्यादा है ये आपका। शीर्ष में 8 नगर हैं जहां पर कुल 4.1 लाख मकानों की बिक्री हुई है। भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। 2015 में वित्त वर्ष जो है 15 में 1000 केंद्रों से वित्त वर्ष 2023 तक 1580 केंद्रों से भी अधिक ये हो गए। पहले 15 थे तो ये बढ़ गए, तो ये बताया जा रहा है, डेटा नहीं याद करना, कभी नहीं पूछेगा कितने केंद्र बढ़ गए। भारत के ई वाणिज्य उद्योग जो है उसका 2030 तक जो उसका विस्तार है वो बोला जा रहा है कि 350 अमेरिकी जो आपका अरब डॉलर है ना, अरब अमेरिकी डॉलर के भी पार चली जाएगी। कुल टेली जो डेंसिटी है 100 लोगों की आबादी पर टेलीफोनों की संख्या की बात करें, टेलीफोन होता ही नहीं, मोबाइल की बात करें, देश में मार्च 2014 में 75.2% थी, वो 2024 में बढ़ के 85.7% हो गई है। तो इंटरनेट डेंसिटी भी जो है वो बढ़ी है, 2024 में 68.2% तक बढ़ गई है। 31 मार्च 2024 तक 6,83,175 किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो ऑलरेडी जो है बिछा दिए गए थे, जिसने भारत नेट चरण 1 चरण 2 में कुल 2,06,709 ग्राम पंचायतों को जोड़ दिए। ये फैक्ट हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, मैं कभी भी जाता हूं जो काम से जो लोग सेलेक्टेड हैं, कभी जाना होता है मेरा, तो मैं हमेशा देखता हूं कि जब मैं ग्राम पंचायत जाता हूं कि भैया ये ऑप्टिकल फाइबर कहाँ है, यहाँ पर सिस्टम कहाँ है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना। यथार्थ के स्तर पे बहुत गंदी स्थिति है गांवों में। 2 महत्वपूर्ण बदलाव भारत के सेवा परिदृश्य को फिर से आकार दे रहे हैं। पहला, घरेलू सेवा डिलीवरी का तीव्र प्रौद्योगिकी निर्देशित बदलाव। दूसरा, भारत के सेवा निर्यात का विविधीकरण। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए 5G नेटवर्कों में से एक है। क्षेत्रफल भी ज्यादा है हमारा,
और हमारे यहाँ जनसंख्या भी बहुत है, तो यूजर्स भी बहुत है। 5G सेवाएं पहली बार अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या 2014 में 2000 थी, अब 2023 में जो है 31,000 हो गई है। व्यापार और विकास पर जो यूएन का सम्मेलन हुआ था, उसमें विश्व निवेश रिपोर्ट जो जारी की गई थी 2024 की, अंक टाट करता है ये आपका, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2023 के लिए एफडीआई का जो फ्लो था, है ना, उसमें शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में भारत को 15वां स्थान दिया गया था। WIR 2024 के अनुसार भारत अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों की संख्या के संबंध में दूसरा सबसे बड़ा और ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी घोषणाओं के संदर्भ में चौथा सबसे बड़ा मेजबान देश है। मार्च 2024 में सेवा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स काफी बढ़ा है, उसमें भी बढ़त वृद्धि देखी गई है, 61.2 अंक पर पहुंच गया है, जो लगभग 14 वर्षों में सबसे ज्यादा है ना, और उस सबसे ज्यादा सशक्त जो है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है। अब इसके बाद अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर नंबर 12 है ये हमारा। तो वित्त वर्ष 24 में 21 हवाई अड्डों पर नई टर्मिनल इमारतें चालू की गई हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष करीब 620 लाख यात्रियों तक इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। भारत का दर्जा विश्व बैंक लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक के अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी में 2014 में 44वें रैंक पे था, 2023 में 22वां स्थान आ गया है भारत का। भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2014 और 2023 के बीच में 8.5 लाख करोड़ का नया निवेश हुआ है। इसके बाद 2024 से 2030 के बीच भारत में जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है वहां पर 30.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है आकर्षित किए जाने की यहां पर संभावना है। भारत में बिजली जो पारेषण है 1,18,740 मेगावाट स्थानांतरित करने की अंतर क्षेत्रीय क्षमता के साथ एक आवृत्ति पर चलने वाले एक ग्रिड से जुड़ा हुआ है। यह बिजली ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत बिजली के जो ग्रिड है उनमें से एक के रूप में उभर रहा है। 31 मार्च 2024 तक जो पारेषण प्रणाली है इसका विस्तार 4,85,544 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों और 12 लाख, मतलब 12 लाख नहीं है ये, 12,51,080 है। कितना है ये डेटा याद नहीं रखना, मेगा वोल्ट एम्पियर पारेषण क्षमता तक हो गया है। 2024 में पीक बिजली की जो मांग है 13% से बढ़कर 243 जो है गीगावाट हो गई, 13% वृद्धि देखी गई है मांग में। आर्थिक समीक्षा के डेटा के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2017 में जो सौभाग्य योजना चालू की गई थी उसके बाद से 2.86 करोड़ घरों को विद्युतीकरण किया गया। एक बल्ब लगा दिए, बता दिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो आपका कन्वेंशन है UNFCCC बोलते हैं इसको, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कंट्रोल। तो ये जो आपका कन्वेंशन है इसके अंतर्गत भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता अपनी बताई है INDC के अंतर्गत। नवीन और नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। 31 मार्च 2024 तक देश में कुल 190.57 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जो क्षमता है वो संस्थापित की जा चुकी है। इंपॉर्टेंट डेटा रखना अपने पास। इसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा है 43.12 है। जो टोटल हमारे यहां भारत की जो कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता है उसमें रिन्यूएबल जो एनर्जी उसका हिस्सा 43.12% है। बहुत अच्छा ये यहां पर प्रदर्शन भारत का है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार गैर जीवाश्म ईंधन जिसमें हाइड्रो, परमाणु, सौर, पवन, बायोमास, लघु हाइड्रो पंप, स्टोरेज पंप आ जाते हैं, उसमें जो आपकी आधारित क्षमता है 2023-24 में कुल संस्थापित क्षमता 441.9 गीगावाट में से 203.4 गीगावाट टोटल का अगर देखें तो 46% है। इसके साथ आप देखेंगे तो 2026-27 में बढ़ के ये 53.7%, 29-30 में आप देखेंगे तो 64.4% होने की संभावना है। वर्तमान में भारत के पास अगर आप देखेंगे तो 55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियां हैं जिनमें 18 संचार उपग्रह हैं, 9 नेविगेशन उपग्रह हैं, 5 वैज्ञानिक उपग्रह हैं, 3 मौसम संबंधी उपग्रह हैं, 20 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो हैं वो शामिल हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय लगभग 19.30 करोड़ ग्रामीण घर जो थे वहां पर जो ग्रामीण परिवार निवासरत थे उनमें से केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों 17% के पास नल के पानी का कनेक्शन था। अब वो बढ़ के 76.12% हो गया। सड़क अवसंरचना की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार रणनीतिक योजना सार्वजनिक निवेश में तेजी के परिणाम स्वरूप सड़क का जो नेटवर्क है उसको जो है उसमें संवर्धन किया गया है।
है ना, वहां पर विकास किया गया है ना। कई सारे कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप, नई नई रोड्स देख रहे हैं। वित्त वर्ष 2015 में केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश 0.4% था। 2024 में ये बढ़ के 1% हो गया है। ठीक है, यहां पर डेटा बताया गया है कि 2024 में अब तक के सबसे अधिक निजी निवेश को आकर्षित किया गया है। ठीक है, सर्वेक्षण के मुताबिक ये भी बताया गया कि 10 वर्षों में जो नेशनल हाईवेज है उनके विकास में अभूतपूर्व जो है यहां पर वृद्धि देखी गई है। इसमें 1.6% की वृद्धि है 2014 से 24 के बीच में। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का जो है विस्तार किया गया। 2014 से 24 के बीच में तीव्र गति वाले जो कॉरिडोर की लंबाई है 12 गुना बढ़ गई और जो 4 लेन सड़क है उनकी लंबाई 2.6 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की जो औसत गति है वित्त वर्ष 2014 में 11.7 किलोमीटर थी पर डे, अब 2024 में वो 3 गुना हो गई है, 34 किलोमीटर पर डे हो गई है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें 2023 में 139 देशों के सूचकांक में भारत 38वें स्थान पर था। ठीक है, 2014 में देखेंगे तो भारत 54वीं रैंक में था। ठीक है, 2018 में देखेंगे तो 44th रैंक में था। तो यहां पर भारत का सुधार हुआ है और 2024 तक कुल 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो हैं वहां पर प्रदान किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024 में समर्पित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो आपका पार्क है लॉजिस्टिक्स, उसके लिए 2505 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 2025 में भी बोला गया कि 7 और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है प्रदान किए जाएंगे, उसके लिए भी यहां पर नीति की योजना की घोषणा की गई। रेलवे अवसंरचना की बात करें तो भारतीय रेलवे 68,584 किलोमीटर मार्ग और 12.54 लाख कर्मचारियों के साथ एकल प्रबंधन के अंतर्गत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 3 फैक्ट हैं यहां पर। पिछले 5 वर्षों में जो रेलवे का पूंजीगत व्यय है 77% हुआ है, ये बढ़ा है। इसके बाद भारतीय रेल वित्त वर्ष 25 में वंदे मेट्रो ट्रेन सेट कोच शुरू करेगी। इसमें यह बताया गया है कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024 में इंजन और डिब्बों का अब तक सबसे अधिक निर्माण किया है। मार्च 2024 तक वंदे भारत के 51 जोड़े जो हैं तैयार किए जा चुके हैं। और इसमें बताया गया है कि रेलवे के लिए जिन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा उनमें कौन कौन से क्षेत्र हैं। पहली चीज तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, कैपेसिटी का जो है इन्हांसमेंट करना है, क्षमता का संवर्धन करना है, चल स्टॉक का मॉडर्नाइजेशन करना है और रख रखाव का भी, सेवाओं की जो गुणवत्ता है, रख रखाव मेंटेनेंस वगैरह है, ऊर्जा दक्षता है, उसमें भी सुधार करना शामिल है। 3 प्रमुख गलियारे हैं जैसे उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे, ठीक है, उसके अलावा ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारे, रेल सागर जो बंदरगाह संपर्क गलियारे हैं उनके लिए परियोजनाओं की यहां पर बात की गई है। ठीक है, जिससे लॉजिस्टिक लागत और कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। रेलवे ने नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है उनके माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी की योजना बनाई है। सामान्य स्थिति के अनुसार 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की अपेक्षित जो आपकी आवश्यकता है लगभग 30 गीगावाट है। अब क्लाइमेट चेंज और इंडिया की बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज में अगर आप देखेंगे तो भारत ने अपने INDC बना रखे हैं, हमने वो देखा अभी कई सारे फैक्ट्स। पश्चिम का जो दृष्टिकोण है और जो भारत का दृष्टिकोण है इसमें विरोधाभास देखा जाता है विकसित और विकासशील देशों में। क्यों? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो सबसे पहले जो आज सबसे समृद्ध देश हैं उन्होंने उसका दोहन कर लिया। अब भारत जैसे जो आपके विकासशील देश हैं तो वहाँ पर अभी इंडस्ट्री लगाई जानी है, हमारे पास तो अब है नहीं उस तरीके की टेक्नोलॉजी, तो हमको वहाँ पर क्या चाहिए होता है कि भैया जो विकसित देश हैं वो आपके हेल्प करे। तो क्योटो प्रोटोकॉल में बाइंडिंग बना दिए थे, अब INDC में बोल दिया पेरिस क्लाइमेट डील में कि अपने अपने हिसाब से बना लो। तो चाइना तो उसको मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बाहर हो जाता था बीच बीच में कि भैया हम तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हमारे यहाँ के लोगों के। तो यहाँ पर जो है विकासशील और विकसित देशों के बीच में हमेशा आप देखेंगे तो वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन बना रहता है। एक उपाय सभी के लिए सही काम नहीं करेगी। विकासशील देशों को अपने रास्ते चुनने के लिए छूट दिए जाने की जरूरत है, ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, भारतीय लोकाचार प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों पर जोर देती है। हमारे यहाँ देखिए जो आपके पेड़ पौधे हैं, अब कई लोग मानते हैं कि इस पेड़ में ये भगवान रहते, तो वो एक संदर्भ है प्रकृति पूजा का, वो पर्यावरण के संरक्षण में भी योगदान देता है अपना। ठीक है, विकसित देशों में मटेरियलिज्म है तो वहां पर जो है इन सब चीजों को नहीं माना जाता है। तो हमारा प्रकृति के साथ पहले से जो है सामंजस्य स्थापित है। कई पीढ़ियों वाले पारंपरिक परिवार पर जोर से टिकाऊ आवास की ओर मार्ग प्रशस्त होगा। तो देखिए हमारे यहाँ पहले भी प्रकृति पूजा और सतत विकास के बहुत सारे आयामों को लोग जो है जाने अनजाने अपनाते थे। मिशन लाइफ जो है अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी से खपत को बढ़ावा देने के लिए जो है जोर देती है। मिशन लाइफ का एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था अपशिष्ट उत्पादों के
पुनर्उपयोग के बजाय सचेत उपभोग, निम्न पारिस्थितिक फुटप्रिंट वाले स्थानीय पौधे आधारित व्यंजनों को खाना, पानी और ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर पर्यावरणीय संरक्षण के लिए यह आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिशन से ज्यादा स्थायित्व के साथ रहने के लिए व्यक्तिगत रूप से 75 लाइफ एक्टिविटीज की एक व्यापक लेकिन असंपूर्ण जो है वहां पर सूची भी बनाई गई है। आर्थिक समीक्षा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का उल्लेख है और वो कहती है कि लाइफ पहल के विभिन्न उपायों और कदमों को वैश्विक स्तर पर लागू किए जाने से 2030 तक जो CO2 का एमिशन है उसमें सालाना 2 अरब टन से ज्यादा की कमी आएगी और उपभोक्ताओं के लिए 440 अरब डॉलर की बचत होगी। विश्व की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक भारत भी है। उसके बावजूद भारत का जो वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत है, वो जो आपका जो हमारे यहाँ औसत है वो वैश्विक औसत की तुलना में केवल 1/3 है, 1/3 है। तो बहुत अच्छी कंडीशन में हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये जरूर देख जाइए कि जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत को अपनी मूल जड़ों वाली टिकाऊ प्रथाओं को जरूर अपनाना चाहिए और दूसरे देशों की प्रथाओं को भी अपनाना चाहिए। एडेप्टेशन की बात किया जा रहा है यहाँ पर, है ना, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद भारत ने जलवायु कार्यवाही पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2023-24 में जो सौर ऊर्जा की संस्थापित हमारी क्षमता थी 15.03 गीगावाट की, उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, 30 अप्रैल 2023 तक आप अगर देखेंगे तो ये 30 अप्रैल 2024, ये अभी 30 अप्रैल 2024 का डेटा है, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें वृद्धि 15.03%, ये डेटा याद रखना है। उसके अलावा 2024 तक ये आपका 82.64 गीगावाट थी। 2030 तक हम वृक्षावरण देखें, वनों के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक या कार्बन कैप्चर हमने डेवलप किया है। 2005 से 19 तक 1.97 बिलियन टन का जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो उसके समतुल्य कार्बन सिंक पहले से ही हमारे यहां रेडी है। 2019 में 2005 के स्तर से भारत की GDP में उत्सर्जन तीव्रता के स्तर में 33% की कमी दर्ज की गई है। इसमें हमारा टारगेट ही जो है आप देखेंगे लगभग टारगेट के करीब है हम लोग। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।